सभी को सादर नमस्ते। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से मैं मीता गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ हमारी परिचर्चा में। परिचर्चा का अर्थ होता है कि हम किसी विषय पर उस विषय से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ या फिर एक नई और अच्छी सोच रखने वाले लोगों को उस विषय पर बात करने के लिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो आज जब हम 163वें पायदान पर खड़े हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारे साथ सदैव ही ऐसे वक्ता जुड़े रहे हैं जिन्होंने जो भी विषय हमने लिया उसे आगे बढ़ाने का, उसे और अधिक मुखर करने का कार्य किया। और इसी मुखर करने की बात पर याद आया कि आज का हमारा विषय है तोल मोल के बोल। ये एक ऐसा विषय है जो आज चर्चा में है, फिजाओं में है, हवाओं में है, और जहां देखो नुक्कड़ हो, गली हो, अखबार हो, टीवी चैनल्स हो या सोशल मीडिया हो, सब जगह बात हो रही है बात की। यानी बात की बात पर ही हम बात करने आज जा रहे हैं। और आज हमारे बीच जो सुधी वक्ता पधारे हैं, उनमें से एक को आप हमारे पटल पर देख पा रहे हैं और शेष दो शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं देख रही हूं कि विजेंद्र कुमार गुप्ता जी हांगकांग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और यदि प्रथम श्रोता के रूप में आने पर कोई पुरस्कार होता तो अवश्य ही आपको मिलता। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे वक्ता आज जो हमारे बीच आ चुकी हैं वे कौन हैं। वे हैं श्रीमती एकता वाजपेयी। श्रीमती एकता वाजपेयी एक बहुत ही कुशल शिक्षिका हैं। वे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। भाषा पर उनकी पकड़ बेमिसाल। शब्दों का चयन, आरोह अवरोह, किस प्रकार से भाषा को प्रेषित किया जाए, संप्रेषित किया जाए, आप देख पा रहे हैं उनकी प्यारी सी मुस्कान। और इसी मुस्कान से ये स्पष्ट होता है कि वे जितनी देखने में खूबसूरत, सुदर्शन हैं, उतनी ही हृदय से भी और अपने शब्दों से भी सुदर्शन हैं। तो आज इंदौर से हमारे साथ जुड़ी श्रीमती एकता वाजपेयी जी का तोल मोल के बोल यानी बोलों पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। एकता जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप पहली बार आई हैं हमारे पटल पर। हमारे लिए भी एक बहुत ही अनोखा, अद्भुत अनुभव है कि आपको हम अपने सामने पा रहे हैं। और आपकी मधुर मुस्कान ही नहीं, आपके मधुर बोलों से भी अभी हमारे श्रोता सिक्त होने वाले हैं। हमारे श्रोताओं के बीच जो एकता जी बातें कहेंगी वे समाने वाली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विजेंद्र कुमार गुप्ता जी ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, तो लगता है कि आपको प्राइज देना ही पड़ेगा। बहुत ही सुंदर विषय है। वे नमस्कार भी कर रहे हैं और सभी आदरणीय वक्ताओं को वे नमस्कार कर रहे हैं। तो विजेंद्र जी, एक बार पुनः आपका आभार। फर्स्ट आने के लिए तो आभार है ही, और सुंदर संदेशों के लिए भी आभार। शांतनु, आप अपना थोड़ा कैमरा ठीक कर लीजिए। हमारे बीच युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए शांतनु मौजूद हैं। शांतनु एक विद्यार्थी हैं और युवा हैं निश्चित तौर पर। आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ इतनी कम उम्र में आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं। समाज सेवा करते हुए आप शब्दों का चयन, शब्दों को किस रूप में लोगों तक पहुंचाना है, इसमें भी महारत हासिल है आपको। और अनेक मंचों से आपने अपनी बातों को रखा है सभी संसार, सारे संसार के सामने। शांतनु, अभी भी आपका कैमरा थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा ताकि हम आपको सीधा सीधा देख सकें। तो हमारे साथ इधर जुड़ गई हैं पुष्पलता तनेजा जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। आप बहुत बुजुर्ग हैं और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की आप निदेशक रह चुकी हैं।
और साथ ही साथ एक बहुत ही प्रभावी परिवार से आप जुड़ी हैं। मैंने बहुत सारे आपकी फ़ोटो देखी हैं जिसमें आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हैं, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हैं। तो आप जैसी शख्सियत जब हमारे मंच पर हमें सराहना देने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए पधारती है, तो मंच समृद्ध हो जाता है, मंच और भी सुंदर हो जाता है। तो शांतनु अब सीधे हो गए हैं, लेकिन शांतनु फिर गायब हो गए हैं। तो शांतनु आइए और आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारी शांतनु का स्वागत है। शांतनु अब सीधे-सीधे हमें दिखाई भी दे रहे हैं। हमारे साथ अरे वाह! क्या बात है। इसको कहते हैं सही समय पर एंट्री, है ना? तो नंदिनी जुड़ गई हैं हमारे साथ और नंदिनी मीडिया पर्सनैलिटी हैं, एक फ्रीलांसर हैं और आप टीवी में, अखबार में और निश्चित तौर पर एक कोई पत्रकार होता है तो वो तो शब्दों से ही खेलता है, चाहे वो बोल कर खेले, चाहे वो लिख कर खेले। तो नंदिनी बहुत बिज़ी हैं आज, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे बीच आने का समय निकाला और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उनके साथ पहले भी कार्यक्रम कर चुकी हूँ। तो नंदिनी आपका स्वागत है। तोल-मोल के बोल हमारा आज का विषय है जैसा कि हम सभी जानते हैं। मुझे याद आती है संत कबीर की वाणी जब उन्होंने कहा था, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। यानी ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो हम बोले उसमें इतनी मिठास हो कि उस मिठास से न केवल हम सराबोर हों, बल्कि सुनने वाला भी। क्योंकि जब हम कुछ भी बोलते हैं, तो उसकी अगली क्रिया की प्रतिक्रिया होती है सुनना। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, जब हम मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, निश्चित तौर पर दूसरों सुनने वालों के कानों में भी शहद सा घुलता है और अगर हम कर्कश बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसी बारे में बात करते हुए संत कबीर ने ऐसा कहा, इसके साथ अगर हम अनेक महापुरुषों की बात करें, तो सभी ने मधुर वचनों के विषय में बात की है। बात मधुर केवल मधुर होने की नहीं है, क्योंकि जब आप मधुर होते हैं, तब आप शिष्ट हो जाते हैं। जब आप शिष्ट होते हैं तो आप संस्कारवान हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद भी यही कहा करते थे कि बोलते समय सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वाणी में मधुरता बनी रहती है। हम जानते हैं शिकागो का उनका संभाषण जिसको आज भी हम याद करते हैं और भारत की महिमा का इस तरह से विश्व पटल पर गान और भारत की महिमा को प्रस्तुत करने का जो कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया, वह उससे पहले भारत को लोग जानते भी नहीं थे। तो उनकी भाषा में न केवल मधुरता थी, बल्कि एक ओज था। शब्दों के भार को वे समझते थे, शब्दों की शक्ति को वे समझते थे। लेकिन अब मैं विषय पर आती हूँ। हम भारत के वासी हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक मूल्य सारे विश्व में सराहे जाते हैं। लेकिन आज हम कुछ और देख रहे हैं। हम भाषा के विकृत रूप को न केवल सोशल मीडिया पर, मैं शिक्षिका रही हूँ एक लंबे समय तक, मैंने देखा है विद्यार्थियों के बीच भी भाषा उतनी संस्कारी, उतनी क्या, उतनी शब्द का भी प्रयोग करना इस समय ठीक नहीं होगा, असंस्कारी होती जा रही है। बच्चे बड़ी सहजता से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और बच्चों को ही दोष क्यों दें, बड़े भी ऐसा करते हैं। सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी, आप कहीं भी चले जाइए, आपको ऐसे अपशब्द सुनाई देंगे जो सुनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जैसा संस्कारों से भरा देश, जहाँ इतने ऋषि, मुनि, मनीषी हुए, वेद हैं, ऋचाएँ हैं, हमारे उपनिषद हैं, जिन्होंने सदैव हमें विश्व में अग्रणी बनाने का कार्य किया है। ऐसे सुंदर देश को हुआ क्या है आखिर? किस ओर जा रहे हैं हम? विश्व की बात मैं नहीं करूँगी,
क्योंकि विश्व में अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग सभ्यताएं हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है। हम भारत के वासी हैं, हम भारत की बात करेंगे। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रस्तावना के बाद मुझे लगता है अब मुझे तुरंत वक्ताओं की ओर चलना चाहिए। इस ओर मैं थोड़ा नजर डाल लेती हूँ। पुष्पलता तनेजा जी कह रही हैं, दिस टॉपिक इज माय फेवरेट, यू मेड माय डे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। रूपचंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। उन्होंने ही कहा है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। शास्त्री जी आगे कह रहे हैं, बहुत अच्छे विषय का चयन किया है, तोल मोल के बोल। मुझे याद है टीवी में एक कार्यक्रम भी आता था ऐसा, तोल मोल के बोल। आगे कह रहे हैं, आजकल तो कहा ज्यादा जाता है और सुनाई कम, सुनते लोग कम हैं। सबको प्रणाम कर रहे हैं शास्त्री जी और कह रहे हैं, पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार मित्रों को सादर अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, और आप इसी तरह से जुड़े रहिए और अपने सभी मिलने वालों को, सभी सुनने वालों को ये लिंक भेजिए। फेसबुक पर हम लाइव हैं और निश्चित तौर पर ये बात आज ऐसी बात है कि सबके मन की बात है। तो हम चलते हैं सीधे अपने प्रथम वक्ता की ओर, जो इंदौर से हमारे बीच हैं, जैसा कि मैं उनका परिचय दे चुकी हूँ, एकता वाजपेयी जी। एकता वाजपेयी जी, मंच आपका है, पटल आपका है। आप बताइए इस विषय पर आपके विचार क्या हैं, क्योंकि आप शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देती हैं और शिक्षकों के बीच भी जाती हैं, विद्यार्थियों के बीच भी जाती हैं। एक प्रकार से समाज की हर पीढ़ी को, हर वर्ग को आप देखती हैं, समझती हैं। तो आपके क्या विचार हैं, हम सब जानना चाहते हैं। आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप सभी इतने जनमान्य लोगों के बीच मुझे बात करने का या अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। और ये मौका हम सबको इसलिए चाहिए क्योंकि हम सभी आहत हैं जो अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं। और जैसे कि आपने बोला कि हमारा इतना प्यारा देश है और यहाँ पे इतनी सारी संस्कृति है, थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पे अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा एक रहन सहन, बोल चाल, सब तरीके बदल जाते हैं, खान पान बदल जाता है और पूरी दुनिया में नाम है हमारा। उसके बावजूद भी अगर आज हमें इस विषय पर बात करनी पड़ रही है, विश्व गुरु हैं हम, और हमें बात करनी पड़ रही है इस बात पर कि तोल मोल कर कैसे बोले। तो जैसे कि कहा भी गया है कि बड़ी बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उभरे केता करे उबारे। अगर आपने शब्द सही नहीं उपयोग किए या उपयुक्त समय पर उपयुक्त समय शब्द ना आए तो सब बेकार हो सकता है। तो अगर आप ये कहें कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, आवश्यकता का मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मानव है उसकी एक आदत है। आदत ये है कि वो जहां पर हम खड़े हुए हैं ना, हम उससे कुछ थोड़ी दूर का देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वर्तमान में जीना हमारी आदत नहीं। तो सुंदर बोलना, अच्छी संस्कृति, संस्कार, विश्व गुरुता, ये सारे हमारे अंदर इनबिल्ट है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वही वर्तमान में है। और जैसा कि हम और आप एजुकेशन की दुनिया में जुड़े, शिक्षण अधिगम ये हमारे विषय हैं, तो हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं और टीचर के साथ भी। इसी के साथ जैसे कि नंदिनी मैडम है, मीडिया के जो हमारे गणमान्य लोग होते हैं, वैभवी मैडम है, या हमारे ये यंग जो अचीवर हैं, ऐसे बच्चों के साथ या ऐसे अच्छे लोगों के साथ जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, तो समझ में आती है ये बात कि स्तरों का कितना अंतर है। आप इन जैसे लोगों से बात करेंगे तो स्तर यहाँ रहता है, और उसी के साथ साथ जैसे जैसे आप सामान्य जनमानस में आते हैं तो कई बार मन दुख जाते हैं। और कारण यही जो मैंने आपको बताया कि हम जहाँ खड़े हैं उससे थोड़ा दूर देखते हैं। जब हम दूर देखते हैं तो जितनी और संस्कृतियां हैं जहाँ पर चीजों को आसानी में ले लिया जाता है, जिंदगी एक जानवरों की तरह जी जाती है, तो वहां शब्दों का चयन कुछ गलत भी हो गया तो क्या हुआ, बात तो पूरी हो गई ना, आज का दिन तो पूरा हुआ। और दूसरी बात, इस दौड़ती हुई दुनिया में सबको कंपटीशन है, सबको सबसे एक प्रकार का भय है। तो भयों से भरे हुए जब जीवन होते तो मुंह से निकली बात का इस जग में है मोल, ज्ञानी जन कहते सोच समझ कर बोल। तो ये ज्ञानी जन कौन है? ज्ञानी जन हमारे पेरेंट्स भी हमारे ज्ञानी जन है, हमारा परिवार ही हमारे ज्ञानी जन है।
तो जो ये आपने कारण पूछा है, तो जो मेरी समझ में आता है वो कारण यही है कि जो अभी आपने बात बोली कि बहुत चेतना के साथ, विवेकानंद जी ने बोला चेतना के साथ आप बोलिए। तो ये जो बच्चे हैं उनके परिवारों में थोड़ी चेतना खत्म हो गई है। जब बच्चों के साथ बात करते हैं, जब सामने बात करते हैं, तो हम चेतना को खो देते हैं। हम कौन से शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उसके अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है और भावार्थ क्या है। तो मेरी नजर में कारण बस यही है कि सबसे पहले परिवारों में थोड़ा सा इस विषय पर चेतना खत्म हुई है अभी तक मेरे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एकता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि किसी भी बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता कि तुम ये सीखो तो वो बच्चा सीख लेगा। बच्चा वही सीखता है जो परिवार के मूल्य होते हैं। और अगर परिवार में यानी बड़े लोग, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विकृतियां हम अनजाने में अपने बच्चों को दे देते हैं और अगली पीढ़ी को हम हस्तांतरित कर देते हैं अनजाने में। हमने सहजता से कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। अब बच्चे ने ये समझा कि यही भाषा का रूप है। बच्चा जब अबोध है या बड़ा हो रहा होता है तो उसके लिए उसके माता पिता रोल मॉडल होते हैं, उसके शिक्षक रोल मॉडल होते हैं। और आज मैं, क्योंकि मैं 40 वर्षों तक शिक्षिका रही हूं, तो आज मेरा प्रश्न शिक्षकों के लिए भी है कि आज आपके जीवन के बारे में विद्यार्थी सब जानते हैं। आज सोशल मीडिया का समय है, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई है, पारदर्शिता बहुत बढ़ गई है। अगर हम विद्यालय में एक शिक्षक के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हमारा व्यवहार थोड़ा सा अलग है, उससे भी बच्चों में वो संदेश नहीं जाता जो एक शिक्षक की ओर से जाना चाहिए। तो न केवल सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। और बात वही आती है एकता जी जो आपने कहा कि तोल मोल के बोलना बहुत आवश्यक है। तराजू है ना, हम तराजू से देखें तो, क्योंकि हर शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, एक पावर होती है। हम जब कक्षा 11 में पढ़ते थे, किताब हुआ करती थी वर्ड पावर, तो वो वर्ड पावर हर शब्द का, क्योंकि हर शब्द को आप किसी शब्द से रिप्लेस नहीं कर सकते, वो कितनी मार करेगा। दूसरी बात, मुझे एक बात और आपकी बातों से समझ आती है कि आज कुछ चीप फेम लेने के लिए, बहुत जल्दी फेम लेने के लिए, या एक शॉक एलिमेंट पैदा करने के लिए कि हम तो ऐसा कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, कुछ ऐसा भी आप समझती हैं कि दुनिया को हैरान करने के लिए ऐसा प्रयोग हो रहा है? बिल्कुल मीता जी, आपने देखा होगा जब कभी हम कक्षाओं में जाते हैं, शांतनु आप भी कभी कक्षाओं में देखते होंगे जब आपकी टीचर्स आती होंगी, या नंदिनी मैडम आप भी देखते होंगे कि हम जब कोई प्रोग्राम कुछ कर रहे होते, संचालन होता है, तो हम डालते हैं आइस ब्रेकिंग। तो छोटे बच्चों कक्षाओं में जब हम जाते हैं तो कभी ऐसे ऐसे हाथ करेंगे, कभी हम क्लैप करेंगे, वाओ क्या हुआ। थोड़े बड़े बच्चों का जाते हैं तो हम कहते हैं और बताओ क्या हाल चाल, आज पता है क्या हुआ। ये जो वर्ड है ना, आज पता है क्या हुआ, अब उससे ना बच्चा आइस ब्रेक हो जाता है। या आप बच्चे की अगर कक्षाओं की बात करें तो बच्चा, और अगर सोशल मीडिया पर या सॉफ्ट प्लेटफॉर्म पर जब आप हैं तो आप क्या करते हैं, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है। आप कुछ भी बात ऐसी कह दें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और जैसा कि हम एक बार चर्चा में आपने ही मुझे बताया था कि अगर आप कोई एक नेगेटिव कमेंट डाल दें तो 1000 कमेंट आएंगे उसके ऊपर, नेगेटिव पोस्ट पर। और अगर वही बात आपने पॉजिटिव डाली तो शायद कोई करे और शायद कोई ना करे। तो ये जो एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी जो होती है ना, वो पूरी दुनिया में दौड़ जाती है। और फिर वो कहा जाता है ना, हमारे उधर चंबल की तरफ कहा जाता है, नाम ना हुआ तो क्या हुआ, बदनाम ही सही, नाम तो हुआ। तो व्यूज तो मिले ना, कमेंट्स तो हुए। तो ये बात हम लोग हंस के, या इसलिए हम हंस के कर रहे हैं क्योंकि हम भी बातों को सहजता में शांति से महसूस कर पाए। अगर हम इन्हीं बातों को बहुत कठिनता से बात करेंगे तो शायद हम उसी दुख में डूब जाएंगे। पर होता क्या है ना सबका, हाँ, तो हमें इन बातों को सहजता में करिए, सरलता में कीजिए। और जैसा कि आप बहुत मुस्कान और मीठी आवाज में कर रही हैं, तो मैं उस बात को व्यक्त कर पा रही हूँ। जैसे हम कई बार, आप ये देखिए हम कैसे जीते हैं, पहले कभी देखते थे हम लोग जो जिस कलर की फ्रॉक या
जिस कलर का सूट हम बनवाते थे तो मम्मी साथ में उसी कलर का रुमाल ला कर देती थी हमको, है ना। ऐसा शायद ये नए बच्चे नहीं भी जानते हो, ऐसा होता था। और जब हम साड़ी जब पहनते तो उस कलर का रुमाल साथ रखते और हमेशा रुमाल हमारे साथ होता है। अभी क्या होता है कि रुमाल ने जगह ले ली है टिश्यू पेपर की, टिश्यू पेपर आ गया रुमाल की जगह पर। और रुमाल रखने से क्या होता था कि जब भी हम कुछ गलत करते थे, कुछ खा रहे हैं, चेहरा गंदा हुआ, पसीना आया, रुमाल से पोंछा, उसे जेब में रखा, घर जाके उसको धोया, सुखाया, प्रेस किया, दोबारा यूज किया। तो हमें उस रुमाल की चिंता होती थी और वो खो जाता था तो हम बड़े दुखी हो जाते थे कि ये रुमाल यार वो मैचिंग का, ऐसे ये शब्द भी हमारे निकल आते हैं यार। ये शब्द भी कोई सुंदर शब्द नहीं होते, पर हम आपस में बात करते टाइम कहते थे हमारा रुमाल खो गया। टिश्यू खो जाता है तो कोई दुख नहीं होता और बार बार दोबारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बड़ा प्यारा, बहुत सुंदर, मतलब ये एक ऐसा उदाहरण आपने दिया है एकता जी, जो कल्पना से परे था कि आपने रुमाल और टिश्यू को कैसे जोड़ा है और किस तरह से आपने दोनों को प्रतीक बना दिया है। बड़ी ही प्यारी बात आपने कही है। और मैं पुष्पलता तनेजा जी के उस कमेंट पर आना चाहती हूँ। वे कह रही हैं शानदार प्रस्तुति और पहला स्कूल घर होता है, उनका कहना है। और दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, वे कह रहे हैं इस कार्यक्रम की आपको हार्दिक बधाई। और शास्त्री जी फिर से कह रहे हैं बहुत सुंदर गोष्ठी। और रेणु सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप मुझे लगता है शांतनु रेणु सिंह जी के फोन से ही जुड़े हैं, क्यों शांतनु? कुछ आपके फोन में कुछ टेक्निकल ग्लिच था, तो आप शायद रेणु जी के फोन से ही जुड़े हैं, पर रेणु जी हमारे साथ फिर भी जुड़ी हैं और सभी को प्रणाम कर रही हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, इसी तरह से जुड़े रहिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए और अपने कमेंट से हमें हमें खुशी होती है, वो खुशी देते रहिए। तो एकता जी बहुत सुंदर बात आपने कही। सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़ गई है, सुदर्शन शर्मा जी, और सभी सुधी जनों को प्रणाम कर रही हैं। सुदर्शन शर्मा जी हमारे पटल की एक ऐसा स्तंभ है जो हमारे पटल के लिए बेहद आवश्यक और मूल्यवान है। तो आपका अभिनंदन है सुदर्शन जी, आप यूं ही बने रहिए, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एकता जी ने बड़ी सुंदर बातें कही बच्चों से लेकर, और इस तरह की शॉक वैल्यू पैदा करना ये आज एक लोगों का क्या कहना चाहिए चलन हो गया है। और क्योंकि इसको कोई संस्कार नहीं कह सकता, इसको कोई हमारी संस्कृति का अंग तो ये है नहीं। कारण बहुत से हो सकते हैं। जितना मैंने अनुभव किया, शांतनु जी मैं आपके पास आ रही हूँ, जितना मैंने अनुभव किया है कोविड के बाद हमने ऐसा महसूस किया कि बहुत कुछ बदला है। कहने को तो सबने कहा ये न्यू नॉर्मल है, पर इसमें न्यू तो बहुत कुछ लगा मुझे, नॉर्मल काफी कुछ कम लगा मुझे, क्योंकि हम उस जगह कभी पहुंचे ही नहीं जहां हम थे। मैं केवल विचारों की ही बात नहीं कर रही हूँ, समाज के चलन की भी बात कर रही हूँ, और मैं शब्दों के प्रयोग की भी बात कर रही हूँ। रील्स का प्रचलन बहुत बढ़ा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज भारत में बड़ी ही तत्परता से देखे जाते हैं। वेब सीरीज देखी जा रही हैं, चाहे भारत में बनने वाली हो, मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहती, चाहे भारत में बनने वाली हो या फिर विदेशों की हो जिनको हिंदी में डब किया जाता है ताकि भारतीय हिंदी जानने वाले श्रोताओं और दर्शकों तक वो पहुंच सके, या टीवी शोज हों, चाहे रियलिटी शोज हों। कई रियलिटी शोज ऐसे आ रहे हैं जिनमें कई अपशब्दों का प्रयोग होता है, लोग तालियां बजाते हैं, व्यूज बढ़ते हैं। केवल बोलने में, सामने से बोलने में और आभासी बोलने में काफी अंतर होता है। लेकिन हम देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे संदर्भों का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमारे कुछ दर्शकों को ऐसा लगे कि ये कुछ एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के तौर पर कुछ बताना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक सामान्य जन को भी, जिसमें थोड़ी भी चेतना है, जो विवेकानंद जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया था, उसको ये खराब लगता है, उसके कानों में वो तीर की तरह चुभता है शब्द। तो ऐसे में शांतनु, आप युवा हैं और
इस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं। आपके विचार से शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए, और अगर अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है तो उसके पीछे एक एक तो नहीं, कई कारण हैं, तो उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? नंदिनी जी, शायद आपका माइक, हाँ, म्यूट कर लीजिए प्लीज। नंदिनी जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया, उसे म्यूट कर लीजिए। हाँ, शांतनु जी, आपके पास में आती हूँ, बताएं अपने विचार। मैं सबसे पहले आदरणीय मीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पटल पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, और साथ ही में इस पटल पे मौजूद सभी आदरणीयों को मेरी ओर से प्रणाम। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है, तोल मोल के बोल, ये हमें यह सिखाता है कि हमें अपने शब्दों का चयन किस प्रकार करना चाहिए और किस तरह शब्दों को बोलना चाहिए, जिससे कि हमारे जो शब्द, हम जिन शब्दों का हम चयन कर रहे हैं, उससे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र का पता चलता है। और हमें अपने शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस न पहुंचाए। हमने अक्सर अपने बुजुर्गों या आसपास के जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे यह सुना होगा कि कैसे अपने शब्दों को हम सोच के बोलें, पहले सोचें तोलें कि क्या वो शब्द सही है, तभी हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। और हमें, जैसे कि आजकल एक ऐसी हवा सी चली है कि लोग अभद्र भाषा की ओर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। उन्हें अभद्र भाषा प्रयोग करने में ज़्यादा आनंद आता है, ना कि सभ्य तरीके से बात करने में, फॉर्मल वे में। अभद्र भाषा को लोग एक स्टाइल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्हें एक कूल बनना होता है अभद्र भाषा इस्तेमाल करके। सोसाइटी में उन्हें लगता है कि उनका एक अलग स्टैंड बन रहा है सोसाइटी में अभद्र भाषा प्रयोग करके। मैं एक छात्र हूँ, मैंने बचपन से अपने सहयोगियों को देखा है कि वो किस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग करके अपने से क्लास में एक अलग स्टैंड बनाते हैं अपने लिए कि हम दूसरों से अलग हैं। वह ये शब्दों का इस्तेमाल करके कूल बनने की कोशिश करते हैं, पर हमारे जो भारत की संस्कृति है वह इसके बिल्कुल अलग है। भारत की संस्कृति के अनुसार हमें एक सभ्य तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम बात करते हैं उससे हमारी प्रस्तुति होती है कि हम किस प्रकार से किसी को अपने अपने भीतर के भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं बात करने के दौरान। और आजकल जो कॉलेज और स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उसमें उनमें काफ़ी मतभेद मतभेद का मतभेद दिख रहा है हमें, क्योंकि वह अभद्र भाषा का इतना प्रयोग करते हैं कि लड़ाइयाँ भी उसकी उसकी वजह से काफ़ी होती हैं। शांतनु, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो अभद्र भाषा का प्रयोग है, आपने कहा लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, इसके पीछे एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, कहीं पर कोई इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना है। आप तो बच्चों के बीच में रहते हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? मैम, लोग जो होते हैं वो सुनते कम हैं, आजकल बोलते अधिक हैं, जिसके वजह से वो लोग प्रोसेस नहीं कर पाते अपने माइंड में कि सामने वाले व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। वो शॉर्ट टेम्पर। पोस्ट कोविड लोग फोन से, सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस और इतना एक्सपोज हुए हैं कि लोग बिल्कुल भी, अब जैसे पहले था, कोविड से पहले बच्चे खेलने में ज़्यादा रुचि रखते थे, पर पोस्ट कोविड लोग, आज बच्चे मोबाइल्स में फोन गेम्स खेल रहे हैं, उनका बाहर इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट में घूमना, वॉकिंग, वो सब खत्म हो चुका है बिल्कुल। तो वो टोटली फोन पे डिपेंडेंट है। उनकी पढ़ाई वो यूट्यूब से देखते हैं आजकल कि पढ़ाई, हम ट्यूशन कम, सेल्फ स्टडी कम, यूट्यूब से लेक्चर सुनते हैं, हमने पढ़ लिया, हम वही करेंगे। तो इसके द्वारा वो फिर वो गलत चीजों की तरफ एक्सपोज होते चले जाते हैं। बिल्कुल, आपने शांतनु बहुत अच्छी बात कही। और पोस्ट कोविड ये ज्यादा देखने को मिला, ये मैं भी मानती हूँ, और मुझे लगता है हमारे सभी वक्ता ऐसा मानते भी होंगे और हमारे दर्शक भी ऐसा मानते होंगे कि ये प्रचलन में अधिक आया
और आपने जो बात कही, बहुत सुंदर बात कही कि लोग बोलना ज्यादा जानते हैं और चाहते हैं, और सुनना कम जानते हैं और कम चाहते हैं। जबकि मेरा मानना है मुंह तो एक ही होता है, कान तो दो दो होते हैं, तो हमें ज्यादा सुनना चाहिए। और असल में सुनने के लिए धैर्य की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस की कमी हो गई है। कोविड ने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ दिखाया, रिश्तों के मूल्य समझाए, ये बताया कि जीवन क्षण भंगुर है और हमें सोच समझकर अपना जीवन बिताना चाहिए। इवन फिजिकल एक्टिविटीज के प्रति भी कोविड ने हमें सचेत किया कि जो लोग थोड़ा सा सक्षम थे फिजिकली, वे बीमार नहीं पड़े, और अगर कोविड हुआ भी उन्हें तो वे जल्दी ठीक हो गए। आज भी वे ठीक हैं। और कहीं पर कोई भी छोटा मोटा भी एलिमेंट था और हम वीक थे, तो हम उसकी गिरफ्त में आए और फिर हमें संसार छोड़ना पड़ा। ऐसा हमने सीखा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी सीखी, या ऐसा भी हो सकता है कि कोविड के नाम पर हमने उसे सीख लिया। वास्तव में वो कोविड की उतनी बड़ी देन नहीं थी। तो आपने बिल्कुल सही बात की है। आजकल न केवल अपशब्दों का प्रयोग, बल्कि द्विअर्थी संवादों का प्रयोग, फिल्मों में गाने ऐसे आ रहे हैं जो मुझे पता नहीं कि नृत्य की क्या परिभाषा होती है, लेकिन अगर उसे देखें तो आंखें जो है वो शर्म से झुक जाएं। या फिर हम कुछ पुराने हो गए हैं, या शब्द का जो आप शब्द देखेंगे, वे बड़े दो दो अर्थ वाले तो हैं ही, कई बार बहुत निचले स्तर के भी हैं। तो ऐसे में सारा का सारा दोष हम मीडिया पर डाल देते हैं। मैं आ रही हूं नंदिनी जी आपके पास। ये बहुत आसान है कहना कि मीडिया का दोष है। क्या वास्तव में मीडिया का ही दोष है सिर्फ? पहला प्रश्न आपसे नंदिनी जी, स्वागत। जी नंदिनी जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। हाँ, लग रहा है नंदिनी जी की नेटवर्क में कोई दिक्कत है क्या? मुझे समझ में उनका स्टॉप हो गया है शायद में। हाँ, फ्रीज हो गया। कोई बात नहीं, वे जुड़ेंगी हमारे साथ दोबारा से। हाँ, आ गई जी। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया था नंदिनी जी। क्या सिर्फ हाँ जी, मीडिया का ही दोष जी सिर्फ मीडिया का ही दोष सबसे है? पहले तो हमने बहुत सारा बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और बहुत अच्छा अनुभव आप लोगों को अभी तक मैंने सुना। बहुत अच्छा कहनी थी जो मुझे कहनी थी और आप लोगों ने कही, और इसके साथ ही आप लोगों की बातों से कुछ ऐसे मुझे मुद्दे भी मिले हैं, कुछ ऐसे अगर सार्थक चर्चा कर बिंदुओं का भी मैं जिक्र करूंगी जो आप लोगों के द्वारा ही मुझ तक अभी आए हैं, और मैं इसका जिक्र करूंगी। लेकिन सवाल, क्योंकि आपने कहा है कि क्या इसके लिए मीडिया जरूरी है, मीडिया मात्र एक माध्यम नहीं है। नंदिनी, नंदिनी जी, मेरा प्रश्न है कि क्या सिर्फ मीडिया, वो सिर्फ पर भी ध्यान दीजिएगा, क्या सिर्फ मीडिया ही जिम्मेदार है? हम तो बड़ी आसानी से खिसका देते हैं ना दोष, अरे खिसका दिया, अरे मीडिया ने ही किया है। तो क्या सिर्फ मीडिया का मैं है? उस आसानी से, जितनी आसानी से आपने सवाल किया है उसका मैं जवाब भी दे रही हूँ, बहुत आसान सा। देखिए, मीडिया तो अखबार भी है, मीडिया पत्रिका भी है, मीडिया न्यूज चैनल भी है, मीडिया सोशल मीडिया भी है, और बहुत सारे जितने भी प्लेटफॉर्म मीडियम हम एक दूसरे से अगर बात भी करते हैं तो वो भी एक मीडिया है, एक जरिया है। तो इस वक्त जिसका हम बात कर रहे हैं, ये जो चलन का बात आपने की, आपने पोस्ट कोविड का जिक्र किया। उस दौरान तमाम ऐसी चीजें रही जब लोग घरों पर रहते थे, ज्यादा समय फोन पर देते थे, बहुत सारे काम फोन के जरिए उन्होंने किए, और इन दोनों चलन आया शॉर्ट रील्स, शॉर्ट वीडियो का। बहुत सारे लोग, सामान्य लोग, जो इन रील्स को बना करके पॉपुलर भी हुए। सच में हुआ ऐसा, लोगों ने देखा है कि एग्जाम्पल के तौर पर वो सामने आए। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उस कंटेंट की जो आप बात कर रहे हैं, जहां द्विअर्थी संवाद होते हैं, या जो भाषा का स्तर है वो गिर जाता है। आप देखिए, भले ही हम और आप इस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे देखते हैं और पसंद करते हैं।
अगर पसंद ना करें तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। और इसे पसंद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसको पसंद करने के दौरान आपकी अपनी आइडेंटिटी कहीं किसी तक नहीं जाती है, किसी को पता नहीं चलता कि आपने इसे देखा और पसंद किया। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों को न डर होता है, क्योंकि खुल के तो सब बोलते हैं कि ये गलत है, कोई इसकी पैरवी नहीं करेगा, भाषा खराब है, सब बोलते हैं, लेकिन लोग जो इसकी बुराई भी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन रील्स पर, इन वीडियोस पर हंसते नजर आते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अगर हम समाज के प्रति महसूस करते हैं कि समाज का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, यूथ को लेकर के अगर हम जरा भी चिंतित हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो कैसा होगा, ये जनरेशन ऐसी है तो अगली कैसी होगी। और अभी जिस तरीके से अति ही हो गई, जो कॉमेडियंस थे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से यूट्यूबर एक रहे हैं, जिक्र मैं करूंगी रणबीर इलाहाबादिया का, समय रैना का, और माखीजा, अपूर्वा माखीजा का, खुल के बोल रही हूँ, और बहुत सारे लोग हैं इनसे पहले भी रहे। ये स्तर धीरे धीरे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, और अब ये अति हो गई है। तो मुझे के बाद में लोग खुलेंगी और हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे कि फौरन जहां जो गलत हो रहा है उसको आप बाइकआउट करें, उसको बिल्कुल खुल के बोलें ये गलत है। तो मुझे लगता है इसका फर्क पड़ेगा। और मीडिया, यहाँ पर भी मीडिया का महत्वपूर्ण रोल होगा इस कार्य को संपन्न कराने में। बहुत सुंदर बात आपने कही और बहुत बेबाकी से बात कही, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी। वास्तव में मीडिया पर्सनालिटी की यही एक खासियत होती है, जो लोग दबाकर, छुपाकर और मुंह बिचकाकर बोलते हैं, वह स्पष्ट तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है और समाज का चेहरा बनकर वो सामने आता है, जैसा कि आपने प्रस्तुत किया। तो आपका कहना यह है कि बाइकआउट किया जाए, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही होगा, क्योंकि हम किसे पसंद करते हैं या किसे नापसंद करते हैं, हमारी अभिव्यक्ति तो सोशल मीडिया पर ही होगी, क्योंकि हम बाहर प्लेटफॉर्म्स पर जैसे। अच्छा नंदिनी जी, ये भी बात आपने बहुत अच्छी कही जो मैं जिक्र करना चाहूंगी कि हम एक परिचर्चा कर रहे हैं और ये अभी फेसबुक पर लाइव है, इसके बाद ये यूट्यूब पर जाएगी और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छी बातें भी लोग सुनना चाहते हैं, पर उनकी संख्या कम है। संख्या कम है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम शॉक वैल्यू नहीं दे पाते हैं। एक अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा बोला, तो वो जो क्रिंज शब्द हैं या क्रिंज मटेरियल है वो सुंदर भाषा के साथ नहीं होता है, इसलिए लोग उसकी ओर उतना आकर्षित नहीं होते हैं। मैं एक पॉडकास्टर हूँ, हजारों उसमें मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं और व्यूअरशिप भी अच्छी है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारा ऐसा ही क्रिंज मटेरियल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मुझे कोई ऐसा कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, लेकिन एक सहज सुंदर मधुर बात को सुनने वालों की संख्या कम है। अब जब बाइकआउट वाली बात आपने कही है, निश्चित तौर पर कि उनका बाइकआउट होगा तो उनकी व्यूअरशिप कम होगी, और व्यूअरशिप के साथ कहीं कहीं पैसा भी जुड़ा होता है, तो वो जो मोनेटाइज हो जाते हैं चैनल्स और वो सब, तो उसमें वे आहत होंगे उस तरह से। तो आपका कहना ये है कि सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए, हम सोचें कि कौन सा कंटेंट हमें देखना है, कौन सा कंटेंट हमें नहीं देखना है, और अगर हम उसे देख रहे हैं तो हमें उसको बाइकआउट करना है। क्या जो आप कह रही थी मैं उसको ठीक समझी हूँ? और बिल्कुल आपने ठीक समझा है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं गाइडलाइन भी सख्त होने की जरूरत है। किस तरीके क्या कॉमेडी के नाम पर हम क्या परोस रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अश्लील सामग्री के लिए गाइडलाइन है और वो चीजें नहीं हम पोस्ट कर सकते हैं, नहीं आपको मिलेगी, वो इतना आसानी से एक्सेस नहीं होता है, उसी तरह से इनके भी कहीं ना कहीं लेवल हमें तय करने होंगे। और इसके मुताबिक यहाँ पर भी सेंसरशिप और गाइडलाइंस लागू करनी होगी और उसका सख्ती से पालन भी कराना होगा। यही मात्र जरिया है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारी और अपनी जो जिम्मेदारी है वो साथ में होगी, तो जरूर इसको कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। सेंसरशिप होना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फिल्में और ऐसा कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज का हो या OTT प्लेटफॉर्म्स का हो, टीवी चैनल्स का हो, बहुत सारा ऐसा मटेरियल परोसा जा रहा है सेंसरशिप के इतने कड़े नियमों के बावजूद। उसमें आपने एक बात जोड़ी कि उनका लागू होना
सही तरीके से, ये बेहद जरूरी है। यानी कि एक प्रकार से जो उनका जो नियम है उनका पालन सही से हो रहा है या नहीं, ये जरूरी है। केवल सेंसरशिप के लिए नियम बना देने से या कोई बोर्ड बना देने से काम नहीं चलेगा। और इसके साथ पब्लिक में व्यूअरशिप वाली बात जो आपने कही वो मुझे बहुत ही भाई, क्योंकि हम अगर सेल्फ सेंसरशिप नहीं करेंगे या पब्लिक बाइकॉट नहीं करेगी तो ऐसे लोगों का हौसला धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नंदिनी जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए हैं मीडिया के ही बारे में, तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। आपने कहा, सुदर्शन शर्मा जी कह रही है, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम न होगा वाली साइकोलॉजी काम करती है। ये अभी एकता जी कह चुकी हैं, उसी को उन्होंने कहा है। और लोग लाइक कमेंट और पैसे के चक्कर में नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। और पुष्पलता तनेजा जी संचालन और विषय के बारे में तारीफ कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राज जिंदल जी कह रहे हैं कि मीडिया तो टीवी चैनल्स पर मारपीट करता है। देखिए, वो कुछ कार्यक्रम ऐसे जरूर रहे हैं जिन्होंने, जैसा कि नंदिनी जी पहले ही कह चुकी है, मीडिया सिर्फ माध्यम है और कंटेंट क्रिएटर्स क्रिएट करते हैं, और उसको कैसे लागू किया जाए ये थोड़ा सा प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, और किस तरह से उन नियमों का कड़ाई से पालन हो ये भी जनता को भी सोचना है, व्यूअर को भी सोचना है। और सुदर्शन शर्मा जी आपकी बात से सहमत है और कह रही हैं, जी हाँ, जनता के नकारने का असर पड़ता है। इसका उदाहरण उन्होंने एक फिल्म का नाम लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे कमेंट्स हैं। सुरेंद्र शर्मा सागर जी बहुत तारीफ कर रहे हैं कार्यक्रम की, और सुधा राज बोधवी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी कह रहे हैं, सिर्फ मीडिया ही दोषी नहीं है, समाज भी दोषी है। असल में हम जब बोलते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं वो हमारी संस्कृति के परिचायक होते हैं। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जो हमारे घर के संस्कारों का प्रदर्शन करते हैं। अच्छी तरह बोलने वाले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, जब वो अच्छी तरह बोलता है, उसके शब्दों का प्रयोग अच्छा होता है, शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है, प्रभाव होता है, निश्चित तौर पर लोग समझते हैं कि इसको जो भी कुछ मिला है वो उसके परिवार से मिला है, उसके गुरुओं से मिला है, उसके परिवेश से मिला है। तो मीडिया का अपना एक रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। आज घर घर में सब लोग देखते हैं, फोन पर सब चीजें उपलब्ध हैं, तो मीडिया बिल्कुल जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है ये कहना उचित नहीं है। मेरा यही प्रश्न था और इसका उत्तर शायद यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट भी करना चाहूंगी, एक बात कहना चाहूंगी। जिस वजह से आपने सवाल किया था वो सवाल वाकई बहुत जायज है। मीडिया जिम्मेदार तब हो जाता है जब वहां पर एक तो मानवीय रूप से अगर हम, क्योंकि डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का हमें कंटेंट प्रेजेंट करना है, बहुत बार जो फैसले हम लेते हैं वो इस तरीके से ले लेते हैं कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोग देखेंगे, भले ही वो गलत है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको दिखाने का, इस तरीके से दिखाने का, ये एंगल दिखा करके समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बावजूद इसके हम दिखाते हैं कि क्योंकि व्यूअरशिप मिलेगी, टीआरपी मिलेगी, यहाँ पर निश्चित तौर पर मीडिया का रोल बनता है। बहुत बार खबरें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें सांप्रदायिक जैसा कुछ भी नहीं होता, जहां पर बहुत बार जरूरत नहीं होती है उस खबर को बताने और दिखाने के लिए हिंदू या मुसलमान या किसी धर्म, मस्जिद या मंदिर का जिक्र करना, लेकिन बहुत बार उसे सेंसेशनल बनाने के लिए जिस तरीके से हम हेडलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से हम एंगल देने का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बार यहाँ पे मानवीय रूप से जिम्मेदारी बनती है मीडिया की। और ठीक इसी तरीके से भाषाई स्तर पर भी ध्यान देना जरूरी है और यहाँ पर भी रोल बनता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। बहुत सुंदर नंदिनी जी, आपने बात को और भी स्पष्ट किया है। तो मेरे ख्याल से अब हम एक दो हमारे और दर्शक नए जुड़े हैं। राज जिंदल जी कह रहे हैं मीडिया तो, अच्छा ये तो मैंने अभी पढ़ा था। और हम आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि अब हमारा कार्यक्रम परवान चढ़ चुका है और हम
तीनों वक्ताओं के विचार हम सुन चुके हैं और हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से हमें सही शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलना आवश्यक होता है। हम शब्दों के महत्व को भी जानते हैं, लेकिन कुछ हमारे निजी कारण हो सकते हैं, हमारा अहंकार हो सकता है, या कार्यक्रम को सनसनीखेज बनाने का जो हमारी जो इच्छा है, या पैसे कमाने की हमारी जो इच्छा है, वो हो सकती है, जिसके कारण हम में से ही कोई ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जो कि अशोभनीय होता है। तो मैं आती हूँ एकता जी आपके पास, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें की हैं। इन बातों में आप जो भी आप मतलब हमारे दर्शकों को समझ आया, जो हमारे वक्ताओं ने कहा, उसमें आप अपनी ओर से क्या संदेश समाज को देना चाहेंगी, जिससे कि हम थोड़ा सोच समझ कर बोले, हम ये जाने कि हमारे बोल से न केवल कोई आहत होता है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि शब्दों की मार कोड़े की मार से भी ज्यादा प्रभावी होती है। जुबान के चाबुक अगर उन्हें कहा जाए तो ये मेरे ख्याल से सही उपयुक्त प्रयोग होगा। तो आप क्या समझती हैं, एक फाइनल एक संदेश आप क्या देना चाहेंगी हमारे सभी दर्शकों को और हमें? नहीं, संदेश तो हम एक दूसरे को दे ही रहे हैं। हम वाकई अच्छी चर्चा है ये, और ये बहुत लंबी जा सकती है। पर जैसे कि अभी नंदिनी जी ने बोला कि मीडिया का ही सिर्फ रोल नहीं है, और एक सेंसरशिप की बात की इन्होंने, तो इस विषय पर मुझे एक बहुत जरूरी बात समझ में आती है कि सेंसर ना एक बड़ी सी चीज नजर आती है, एक बड़ी सी कैची है जो कि रील को काटती रहती होगी। बचपन में जब हम सुनते थे मतलब बड़ी सी एक कैची होती होगी, है ना। अभी तो आप हमारे बीच हैं तो हम आपसे और सीखेंगे सेंसरशिप क्या होती है। लेकिन अगर हम परिवारों के रूप में देखें, एक मदर की तरह, एक टीचर की तरह, एक फीमेल की तरह से अगर मैं सोचूं, तो क्या होता है ना कि गाली गलौज जो है वो हमारे लोक व्यवहार का अंग माना गया है। कहा जाता है कि जब हमारी भाषा, हमारी अभिव्यक्ति जब लाचार हो जाती है, जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को लाचार महसूस करता है तो वो गालियों का सहारा लेता है। और जब ये जो हमारी लाचार सी भाषा होती है, ये क्या करती है, एक तरह का शॉर्टकट का काम करती है। और जब हम सेंसरशिप की बात अगर करते हैं, तो सेंसरशिप में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो हमारा परिवार नहीं होते। वो वही चीज काट पाते हैं या वहीं तक पहुंच पाते हैं जहां तक कि उनकी सीमाएं हैं। लेकिन अगर सेंसरशिप की बात की जाए तो क्यों नहीं हमारे घरों में सेंसरशिप का उपयोग किया जाता है। मुझे अपना बचपन याद आता है। एक बार मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठी हुई थी और मम्मी पास में ही बैठी कुछ काम कर रही थी, तो हम लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा छोटे बच्चे करते हम कर रहे थे। तो वो भाई मेरे से सिर्फ 2 साल बड़े थे और मैंने ऐसे बोला, अरे यार भैया, ऐसे बोल दिया मैंने, अरे यार भैया। और मुझे आज भी याद है, अरे यार भैया बोलते हुए मेरे गाल पे बढ़िया से करारा तमाचा पड़ा था। और उस समय बच्चों को अपने पिटाई लगाना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी, तो किसी ने कुछ नहीं पहुंचाया। लेकिन हुआ ये मैंने पूछा, मैंने बहुत देर तक सोचती रही क्या गलती की। मम्मी ने खुद सोच के बताओ। शाम हो गई, मम्मी ने मुझे ये नहीं बताया मेरी बात क्यों पड़ी। शाम को मम्मी ने सारा काम निपट गया, तब प्यार से बैठी, बात की और समझाया सोने से पहले हम तीनों बहनों को बिठाकर कि बेटा हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं और यार के ना बहुत सारे अर्थ हैं। यार का मतलब मित्र भी होता है और यार का मतलब एक अश्लील शब्द भी होता है, आपके स्वरूप में लेते हैं। लेकिन आप एक स्त्री हैं और वो एक पुरुष हैं, और जब आप उनसे बात करें और फिर आपका एक रिश्ता है, तो जब आप उनसे बात करेंगे तो ये यार शब्द नहीं बोलेंगे, वो आपके बड़े भाई हैं, आप ऐसे ना बोले। तो यहाँ सेंसरशिप चली ना, छोटी बातों में हम ना बहुत अच्छी बात आपने कही। और आजकल तो मम्मी यार पापा यार चल रहा है। हालांकि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे टोका गया और मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि ऐसा नहीं बोलना है, तो मैं टोकती रहती हूँ। तो लकीली वो भी उसको भी कंट्रोल किया, वो भी यार वाली हो गए थे। नहीं होता है असल में जो शब्द बताती हूँ। हाँ जो शब्द हम सामान्य तौर पर सुनते हैं ना, वो हमारे अंदर बस जाते हैं। जब हम सतर्क होकर बोलते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जहां अनौपचारिकता आ जाती है वहां वो शब्द निकल जाते हैं। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि किसके सामने वो शब्द बोलने हैं। हम अपने माता पिता के सामने नहीं बोलेंगे, अपने गुरुओं के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन जहां हम अपने पीयर ग्रुप में गए,
वहां पर हम ऐसे शब्दों का, हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, हंसी में करते हैं। वो हंसी कब वल्गैरिटी में बदल जाती है वो हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो बदलती है। और हाँ, इसीलिए और इसमें भी लेकिन इसमें भी लेकिन हमारे संस्कार या हमारा परिवार जो सिखा रहा होता है। संस्कार शब्द तो बहुत बड़ा लगता है कई बार। अब सिंपल एक बातचीत का जो तरीका होता है ना, वो हमारी सारी बातचीत में, हम चाहे कितने भी निम्न स्तरीय माहौल में भी होंगे, अगर हमारे परिवारों में उन चीजों की टोक होगी, जैसे कहते हैं ना कि मल हमारे मन बसे औरन कहे अछूत। मल तो हमारे मन में बसा हुआ, हम दूसरों को अछूत कह रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में, जैसे अभी मैंने चाय का एक कप लिया और मैंने बोला कि चाय फीकी है, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, तो मेरी थोड़ी कितनी हुई, आधा चम्मच। बगल में मेरे कोई मित्र बैठे हैं, हाँ चाय फीकी तो है, थोड़ी चीनी डाल दीजिए, उनका थोड़ा कितना, 2 चम्मच, है ना। और वही पास में कोई बड़े से भगोने में किसी बारात के लिए चाय बन रही है कि चीनी थोड़ी सी डाल दीजिए, उसमें थोड़ी चीनी कम, तो उन्होंने डाल चीनी। तो शब्दों का जो असर है ना, तो आप ये देखिए, थोड़ा आधा चम्मच, 2 चम्मच और 5 किलो, है ना। मैं तुम्हें थोड़ा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, तुम इधर आ जाओ। इधर मतलब किधर, है ना, या थोड़ा थोड़ा मतलब कितना थोड़ा, मेरा थोड़ा तेरा थोड़ा अलग है, मेरा बहुत तेरा बहुत अलग है। ये कुछ शब्द हैं जिन शब्दों से, हाँ, इन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, परिचित नहीं कराते, हाँ, नहीं कराते। अगर हम परिचय कराना शुरू करें। बहुत ही सुंदर बात की आपने, और बहुत ही हल्के माहौल को भी हल्का किया, और बहुत अहम बात व्यवहारिक रूप से आपने समझाई। जी मैं बात करना चाहूंगी, जरूरी करना चाहूंगी शांतनु जी, क्योंकि हमारे बीच में बैठे हुए हैं, युवा हैं, और इनको मैंने सुना, मुझे दिल से इतनी खुशी हुई कि देखिए ये भी युवा हैं, ये समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। और जो अहम बात उन्होंने कही वो ये कही कि उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से जिस तरीके से सुना भाषा को लेकर के, तो बड़ी बात ये कि उन्होंने सुना, तो अपने बड़े बुजुर्गों को उन्होंने सुना, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या का समाधान भी हमें यहीं से मिलता है कि हम पहले अपने आप को इस लायक बनाएं कि अपनी भाषा में हम आज की ही तारीख में सुधार करें, हम आज की पीढ़ी, और अपने बच्चों में कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे तभी हम उन्हें टोक पाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे, हमारा स्तर भी सुधरेगा और अगली जनरेशन का भी सुधार होगा, और हम अपनी जिम्मेदारी, जो हमारा फर्ज बनता है अगली पीढ़ी के लिए और समाज के लिए, उसे कहीं ना कहीं निभा पाएंगे। जरूरी है अपने बड़े बुजुर्गों को जड़ों से जुड़े रहना, जुड़े रहना। और शांतनु जी, आज का जो हमारी परिचर्चा है उसका फाइनल नोट आपकी ओर आ गया है। तो आप युवा हैं और हमें युवाओं से बड़ी अपेक्षाएं हैं। कहते हैं भारत एक युवा देश है, और युवा यदि सही रास्ते पर हैं तो देश सही रास्ते पर है। और जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप न तो स्वयं अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और ना ही आपको ऐसे शब्द सुनना पसंद है, ये एक और खासियत है। ये अक्सर टोका टोकी करते हैं लोगों को, अपने साथियों को, और उन्हें समझाते हैं, जबकि उम्र काफी कम है। और इस उम्र में इतना परिपक्व होना, इतना मैच्योर होना, ये आपके बड़ों ने संस्कार आपको दिए हैं। साधुवाद आपको और आपके परिवार को। आप आज की परिचर्चा के लिए फाइनल नोट क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश होगा? हम सब बड़े हैं आपसे, लेकिन आप सबसे अधिक इस समय जिम्मेदार पीढ़ी है, क्योंकि आपको हमारे समाज को सुधारने का या उसे एक नई दिशा देने का कार्यभार आपके कंधों पर है। तो प्लीज बताइए। शांतनु। यस मैम, जैसे कि आपने कहा कि आपने मेरे बारे में सुना कि मुझे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता ने बचपन से ही मुझे माइथोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत सिखाया है। मैं माइथोलॉजी के काफ़ी करीब रहा हूँ, पुराणों के करीब, महाभारत, रामायण, मैं यही सब देखता था। तो जिस तरह के माहौल में बच्चा एक तरीके के पानी के हिसाब से होता है, पानी को जिस सांचे में डालोगे पानी उसकी शेप ले लेता है। तो जब बच्चा छोटा होता है उसे जिस तरह से डालेंगे वो वह गुण सीखता है। तो मुझे सही अपनी बताऊं तो मुझे अपने माता पिता से बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर हम बचपन में चोट भी लगती थी तो माँ बाप ये बाद में पूछते थे कि आपको चोट कैसे लगी। पहले वो मेरी पिटाई करते थे कि आपको चोट कैसे लगी। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से तो सचेत होकर, सतर्क होकर चलता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जिसकी वजह से मेरे माता पिता को मेरे द्वारा कोई चीज सुननी पड़े। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। शांतनु, हाँ बोलो बोलो, प्लीज बोलो।
मैं अपनी तरफ से कम गलती करने की कोशिश करता हूँ, और जो कोई भी मेरा सहपाठी या मेरे मित्र हैं, उन्हें मैं ये भी बताता हूँ कि आप कहानियाँ पढ़िए, माइथोलॉजी पढ़िए, जिसकी वजह से आप मेडिटेशन कीजिए, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कामनेस आएगी। आप जो क्रोध है वो कम होगा आपके अंदर एक सतर्कता आएगी, एक आपका जो एम है उसे आप अचीव करने में आगे बढ़ेंगे, आपका गोल अचीव करने में आप अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से हम आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी और इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शांतनु जी ने वाकई में बहुत सुंदर बात कही है। इन्होंने माइथोलॉजी का जिक्र किया, बचपन से इन्होंने इस तरह की किताबें पढ़ी हैं। देखिए, बहुत इन्होंने इसमें कहीं ना कहीं समाधान बताया है। किसी को दिशा दिखाना, समझाना, रोकना टोकना तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार इससे काम चलता नहीं जब तक उसे खुद से समझ में ना आए। और इस दिशा में अध्यात्म है जो युवाओं की मदद कर सकता है। ये हिस्सा अगर उनके जीवन में अगर इसका कुछ हिस्सा हुआ तो हमें लगता है समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। स्वविवेक से वो सही। बिल्कुल, आपने स्वविवेक, नहीं, बहुत सुंदर नंदिनी जी, आपने बहुत ही सुंदरता से सारी परिचर्चा को समेटा, और आपने जो अंत में शांतनु जी के द्वारा आरंभ की गई बात को फिर से एक बार समझाने का प्रयास किया। आध्यात्म, भारत एक आध्यात्मिक देश है, और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने सारे संसार को रास्ता दिखाया, तभी हम आज विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। तो हम विश्व ध्यान दिवस मना रहे हैं, विश्व योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ये भारत की ही देन है विश्व को, और हमारा मन अशांत हो रहा है, तो हमें उस शांति को अपने ही भीतर खोजना है। कोई भी माध्यम हमें तब तक डिगा नहीं सकता, हमारी भाषा को अभद्र नहीं बना सकता, जब तक हम स्वयं न चाहें। सबसे पहले ये आवश्यक है कि स्व विवेक से हमें क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या क्या प्रस्तुत करना हम चाहते हैं, उस पर हमें अपनी नजर रखनी होगी। बाइकॉट एक बहुत दूर की बात है, क्यों ना यहीं से आरंभ करें कि हम ऐसा कंटेंट ना देखेंगे और ना बनाएंगे। अगर कहीं कोई बना रहा है तो बाइकॉट वाली स्थिति पर हम आते हैं। नियम कानून अवश्य कड़े होने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर नियमों और कानूनों के कड़े होना ही काफी नहीं है, उनका सही ढंग से लागू होना। और समाज को ये समझना होगा, विशेष तौर पर बड़ों को, मैं युवाओं तक बाद में जाती हूँ, बड़ों की बात मैं पहले करती हूँ, कि बड़ों को ये समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं वह बच्चों तक अपने आप जा रहा है। आप जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे घर में, जैसे संस्कार देंगे, शांतनु हमारे सामने सजीव उदाहरण है कि बच्चे वही सीखते हैं जो परिवार में उन्हें बताया जाता है, या बताया भी नहीं जाता, उनके सामने रहता है। जो अगर माता पिता झूठ नहीं बोलते हैं तो बच्चा सच बोलना सीख लेता है, और माता पिता यदि ये कहते हैं जाओ अंकल से बोल दो कि हम नहीं है घर में, तो बच्चा बिना सीखे ही ये सीख जाता है कि झूठ बोलना कितना अच्छा और कितना सहज है, कितना सुगम भी है। तो इतनी सारी बातों के जी आसान भी है। तो इतनी सारी बातों के साथ हम अगर ये समझें कि शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, न सुने गलत न बोले गलत, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारे संस्कारों का परिचायक होता है, हमारे परिवार का परिचायक होता है, हमारे शब्द हमारी शक्ति होते हैं, और शब्दों की मार अचूक होती है। तो क्यों मारे किसी को, क्यों ना सराहें, क्यों ना सलाह उनको उनके दुखों को कम करने के लिए उनके हम मरहम लगाएं अपने शब्दों के माध्यम से, सुंदर शब्दों से जी, और सहलाकर हम अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत करें कि लोगों को समझ भी आए। और मुझे नहीं लगता कि बहुत कटु या ऐसे शॉक वेव देने वाले शब्द ही प्रभावशाली होते हैं। कभी कभी आप बहुत शांति से कहेंगे बात, तब भी वो समझ आती है, अगर वो सही है तो। कम लोगों को आएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे उन लोगों की संख्या जरूर बढ़ेगी। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ, इसी सकारात्मक विचार के साथ कि वह सुबह अवश्य आएगी जिस सुबह में शब्दों का उजाला होगा, शब्दों के प्रयोग का उजाला होगा, और लोग ये सोचेंगे कि किस प्रकार से तोल मोल कर बोलों का प्रयोग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं सभी दर्शकों और श्रोताओं को जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार प्रदर्शित करती हूँ। अपने तीनों वक्ताओं का हम समय से पूरा कर पाए, इसके लिए हम वक्ताओं पर निर्भर करते हैं, क्योंकि 1 घंटे से अधिक का कार्यक्रम ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आज हम पूरे 1 घंटे में कार्यक्रम को समाप्त कर पाए और हमने सारी बातें की, कोई बात छूटी भी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर छूटी है कि तोल-मोल कर ही बोलना है, अब से, अभी से, और देश को आगे लेकर जाना है, समाज को एक सही दिशा दिखानी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, तीनों वक्ताओं का बहुत-बहुत आभार। विभा जी का आभार जिन्होंने इतना आयोजन किया। आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत